अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर 14 में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक बिल्कुल नया यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने साइंस की और इंसानियत की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम इस सवाल से शुरू करेंगे कि भाई रेडियो एक्टिविटी को पढ़ना जरूरी ही क्यों है। फिर थोड़ा टाइम ट्रैवल करेंगे और इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को देखेंगे। उसके बाद हम असल कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरेंगे कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, और बिल्कुल आखिर में सारी इंपॉर्टेंट बातों को समराइज करेंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं ताकि हम इस जबरदस्त नेचुरल फोर्स को ठीक से समझ सकें। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर हम रेडियो एक्टिविटी पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्या है इस टॉपिक में जो इसे न्यूक्लियर फिजिक्स का एक अहम पिलर बनाता है? तो ये सवाल फिर से, क्यों है रेडियो एक्टिविटी को समझना इतना जरूरी? देखिए, इसका जवाब सिर्फ फिजिक्स की लैब्स में नहीं मिलेगा। सच तो यह है कि ये कॉन्सेप्ट हमारी डेली लाइव्स का हिस्सा है और इसके एप्लीकेशंस, इसके इस्तेमालात वो साइंस के हर फील्ड में फैले हुए हैं। आप इसके एप्लीकेशंस देखकर हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी में हम कार्बन 14 और यूरेनियम लेड डेटिंग के जरिए हजारों साल पुरानी चीजों और पत्थरों की उम्र पता लगा लेते हैं। मेडिसिन की दुनिया में कोबाल्ट 60 जैसी चीजें कैंसर थेरेपी में एक गेम चेंजर हैं और ट्रेसेस से हम बीमारियों को डायग्नोस करते हैं। एनर्जी, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। यहां तक कि एनवायरमेंटल साइंस में भी हम एटमॉस्फेयर में आइसोटोप्स को ट्रैक करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। ये तो साइंस का स्विस आर्मी नाइफ है। लेकिन इन सब प्रैक्टिकल यूजेस से भी बढ़कर एक चीज है। रेडियो एक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एटॉमिक न्यूक्लियस को समझने की चाबी है। यही वो पहली ऐसी चीज थी जिसने हमें बताया कि एटम का न्यूक्लियस हमेशा कायम रहने वाली, ना टूटने वाली चीज नहीं है। इस एक डिस्कवरी ने मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी, वो फिजिक्स जिसे हम आज पढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस रेवोल्यूशनरी आइडिया तक पहुंचे कैसे? इसके लिए चले हम चलते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। ये एक ऐसी डिस्कवरी की कहानी है जिसने लिटरली साइंस का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1896 में हेनरी बैकुरेल की एक, आप कह सकते हैं, अचानक हुई डिस्कवरी से। उन्होंने देखा कि यूरेनियम सॉल्ट्स में से कुछ अजीब मिस्टीरियस रेज निकल रही हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट्स को खराब कर देती हैं। फिर आते हैं मारी और पियर क्यूरी। सिर्फ 2 साल बाद 1898 में उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और 2 नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ढूंढ निकाले, पोलोनियम और रेडियम। और उनके काम से ये बात साबित हो गई कि रेडियो एक्टिविटी कोई बाहर की चीज नहीं बल्कि एटम की अपनी अंदरूनी प्रॉपर्टी है। आप अंदाजा लगाएं ये डिस्कवरीज कितनी रेवोल्यूशनरी थीं। इसने सदियों पुराने उस ख्याल को बिल्कुल खत्म कर दिया कि एटम्स इनडिविजिबल हैं, कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, कि वो हमेशा रहते हैं। ये साइंस में वो टर्निंग पॉइंट था जब हमने आखिरकार एटम के अंदर झांकना और उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया। ओके, तो हिस्ट्री तो हमने देख ली। अब आते हैं असल सवाल पर, आखिर ये रेडियो एक्टिविटी है क्या चीज? इस सेक्शन में हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक से डिफाइन करेंगे और इसके डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेक डाउन करके समझेंगे। तो साइंटिफिक टर्म्स में इसकी डेफिनेशन क्या है? रेडियो एक्टिविटी सिंपल लफ्जों में अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई का अचानक अपने आप टूट जाना है। और जब ये न्यूक्लियस टूटता है तो इसमें से एनर्जी वाले पार्टिकल्स या रेज निकलती हैं। यहां पर सबसे अहम लफ्ज है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद। मतलब इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए किसी बाहर की चीज की, किसी ट्रिगर की जरूरत नहीं होती, ये बस हो जाता है। अब इसके भी 2 मेन टाइप्स हैं। एक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये नेचुरली होने वाले आइसोटोप्स में होती है, जैसे जमीन में पाए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम। और दूसरी है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये वो है जो हम इंसान खुद पैदा करते हैं, लैबोरेटरीज में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। आज के इस लेक्चर में हमारा पूरा फोकस नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पर रहेगा। तो जब एक न्यूक्लियस डिके होता है यानी टूटता है तो इसमें से 3 तरह की रेडिएशन निकल सकती हैं। चलिए इस टेबल को देखते हैं और इन तीनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हैं अल्फा पार्टिकल्स। ये एसेंशियली हीलियम के न्यूक्लियस हैं। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इनकी पेनिट्रेशन पावर काफ़ी कम है। फिर आते हैं बीटा पार्टिकल्स। ये बेसिकली हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इनकी पेनिट्रेशन पावर मीडियम होती है। और फाइनली आती हैं गामा रेज। ये प्योर एनर्जी हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता और इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही हाई होती है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
तो बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की। क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस हैं, ये थोड़े हैवी और स्लो होते हैं, लेकिन इनकी असली पावर है इनकी हाई आयोनाइजिंग पावर। मतलब ये कि जब ये ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में आने वाले एटम से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं, उन्हें आयोनाइज कर देते हैं, और इसी वजह से ये बेचारे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। एक सिंपल सा कागज का टुकड़ा भी इन्हें आसानी से रोक सकता है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं बीटा पार्टिकल्स। ये हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। छोटे साइज और हाई स्पीड की वजह से ये अल्फा पार्टिकल से कहीं ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। ये कागज से तो आराम से गुजर जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए आपको कम से कम एल्यूमिनियम की एक शीट चाहिए होगी। और आखिर में आती हैं गामा रेज। इनको आप प्योर एनर्जी समझें। इनका कोई मास नहीं, कोई चार्ज नहीं, और यही चीज़ इन्हें एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग बनाती है। इन्हें रोकने के लिए आपको लीड या कंक्रीट की मोटी दीवारें चाहिए, और इसी वजह से ये रेडिएशन की सबसे डेंजरस टाइप समझी जाती है, क्योंकि ये सीधा हमारे जिस्म के आर पार गुजर सकती है और अंदरूनी तौर पर सेलुलर लेवल पर डैमेज कर सकती है। ओके, तो अब हमें आमतौर पर समझ आ गया है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। अब चलिए इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसकी क्या एग्जांपल्स हैं। मतलब वो कौन से कवानीन हैं जिनके तहत ये पूरा प्रोसेस चलता है और ये हमारे आसपास कहां-कहां पाई जाती है। रेडियो एक्टिव डीके के कुछ अहम रूल्स हैं जो कभी नहीं बदलते। सबसे पहला, ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब इसे स्टार्ट करने के लिए किसी धक्के की जरूरत नहीं। दूसरा, ये रैंडम है, हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा न्यूक्लियस किस वक्त डीके करेगा। तीसरा रूल, ये बाहर के हालात से अनअफेक्टेड रहता है। आप टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, डीके रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा, इससे ट्रांसम्यूटेशन होती है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है। और पांचवां और आखिरी, ये एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। एक केमिकल रिएक्शन से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और हाँ, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हर वक्त हर जगह हमारे आसपास है। हमारे पैरों के नीचे जो जमीन और पत्थर है उनमें यूरेनियम 238 है, जो एक बहुत लंबा डीके चेन शुरू करता है। हवा में जो कार्बन 14 है उसी को इस्तेमाल करके हम पुरानी चीज़ों की डेटिंग करते हैं। यहाँ तक कि रेडॉन गैस, जो एक रेडियो एक्टिव गैस है, वो भी कभी कभी घरों के बेसमेंट्स में कलेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे दुनिया का एक ना दिखने वाला लेकिन कॉन्स्टेंट हिस्सा है। ऑलराइट, लेक्चर के आखिर में आ गए हैं, तो चलिए जल्दी से सब चीजों को रैप अप करते हैं। एक छोटा सा समरी देखते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया, ताकि सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रहें। तो आज के की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स की बुनियाद है और इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 2, इसकी डिस्कवरी 1890s के आखिर में बेकरेल और क्यूरीज ने की थी। नंबर 3, इसका मतलब है एक न्यूक्लियस का अपने आप डीके हो जाना और इससे अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशन का निकलना। और नंबर 4, इसकी सबसे अहम प्रॉपर्टीज हैं कि ये स्पॉन्टेनियस, रैंडम और हाईली एनर्जेटिक होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे अगले टॉपिक्स जैसे हाफ लाइफ और डिके लॉस के लिए फाउंडेशन का काम करेंगे। जो कुछ हमने आज समझा है उसके बगैर हम आगे के कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को नहीं समझ पाएंगे। Inshallah, see you in the next lecture.